नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 7 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीएम धामी का तोहफा। 1 क्लिक में दी अप्रैल महीने की पेंशन। 111 करोड़ से ज्यादा धनराशि का किया भुगतान। उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों में जुटा इंडिया गठबंधन। देहरादून में हुआ नेताओं का संवाद। चुनावी रणनीति पर किया मंथन। चंपावत में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप। खाली घर में रस्सी से बंधी मिली नाबालिग। बीजेपी नेता पर लगे आरोप। वनभूलपुरा दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मुख्य आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत हुई रद्द। आरोपियों को 2 हफ्तों में करना होगा सरेंडर। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बुधवार को देहरादून स्थित सचिवालय में सीएम धामी ने समाज कल्याण विभाग के पेंशनर्स को 1 क्लिक के जरिए अप्रैल महीने की पेंशन का भुगतान किया। 7,56,682 पेंशनर्स के लिए कुल 111 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित है, इसीलिए सरकार आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को नवाचार अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग कॉल सेंटर के जरिए बुजुर्गों और पेंशनर से संवाद करे। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण के कार्यों का शिलान्यास किया गया। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने अपने विधानसभा क्षेत्र में होने वाले इन कार्यों का शिलान्यास किया। मंत्री खजान दास ने बताया कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र में पेयजल और सीवर लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। पूजन और शिलान्यास कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूँगा कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए का, जिसमें 10 किलोमीटर जो है पाइपलाइन बिछनी है और लगभग जो है 1 किलोमीटर से भी अधिक सीवर लाइन का काम यहाँ पे होना है। और मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में सीवर और पेयजल की अत्यंत आवश्यकता थी। उस आवश्यकता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये धनराशि स्वीकृत की है। मैं दिल की गहराई से पुनः उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। देहरादून के कोर्ट रोड स्थित चौपाल कार्यालय में बुधवार को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस संवाद कार्यक्रम में कई दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए, जहां हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए विपक्षी दलों का एकजुट होना बेहद जरूरी है। राज्य भर में आगे चलाऊंगा और अपने सब सहयोगियों का साथ भी दूंगा। मैंने अपनी पार्टी को भी इस विषय में सूचित कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो संघर्ष की ताकतें हैं, जो जनता की लड़ाई लड़ने वाली ताकतें हैं, चाहे वो कहीं हो, किसी रूप में हो, किसी बिल्ले के साथ हो, उन सबको एक कॉमन कॉज बनाना पड़ेगा कि भाई संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, देश की आज़ादी की लड़ाई से निकले हुए मूल्य और मान्यताओं का आदर हो, उसका सम्मान हो। बीजेपी अपने कई विधायकों को झटका देने की तैयारी कर रही है। पार्टी का इंटरनल सर्वे, जिसमें कई मौजूदा विधायक फेल हो गए, ऐसे में माना जा रहा है कि उन विधायकों का टिकट पार्टी काट सकती है, क्योंकि 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारेगी। आखिर कौन से हैं वो विधायक जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। पार्टी का मकसद साफ है, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलाना। यही कारण है कि बीजेपी उत्तराखंड में अपने विधायकों की परफॉर्मेंस को बार बार चेक कर रही है। पार्टी लगातार इंटरनल सर्वे करवा रही है। अंदर खाने हो रहे इस सर्वे ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा माननीयों की नींद उड़ा दी है। इन विधायकों के सामने स्थिति ऐसी हो गई है, या तो टिकट बचाओ या फिर सीट गवाओ।
क्योंकि पार्टी तो जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारने की बात कह रही है। ऐसे में मोदी मैजिक के सहारे सियासी नैया में बैठने वाले विधायकों की उम्मीदवारी संकट में आ गई है। दरअसल बीजेपी उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर माइक्रो लेवल पर काम कर रही है, खास तौर पर उन सीटों पर जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कमल नहीं खिला था, यानी कि हारी हुई सीटें, और जहां कमल खिला वहां जीत का मार्जिन कितना था, यानी कि कमजोर सीटें। पार्टी के नए सर्वे में पिछले चुनाव में जीती हुई सीटों पर हार का खतरा सामने आया है और इसके पीछे का कारण विधायकों का प्रदर्शन माना जा रहा है। सर्वे का आधार विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी जनता से था, जिसमें पता चला कि कई विधायकों ने चुनाव के दौरान किए वादों को अब तक पूरा ही नहीं किया। विधानसभा क्षेत्र में उनकी ग्राउंड एक्टिविटी काफी कमजोर है। जनता से जुड़ाव और समस्याओं के समाधान में माननीयों को कोई दिलचस्पी ही नहीं है। इनमें गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से अरविंद पांडे, ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल, मसूरी से गणेश जोशी, सल्ट से महेश जीना, कालाडूंगी से बंशीधर भगत, यमकेश्वर से रेणु बिष्ट, चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज, रानीखेत से प्रमोद नैनवाल, यमुनोत्री से संजय डोभाल सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक है। यही कारण है कि बीजेपी अब एक्शन मोड में आ गई है। संगठन ने साफ कर दिया है कि पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार ही पहली प्राथमिकता है। देखिए, कोई टिकट नहीं कट रहे हैं, पहली बात, क्योंकि इट इज़ अर्ली टू से, क्योंकि अभी सर्वे लास्ट तक चलेंगे। लास्ट तक चलते चलते फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी 2-3 महीने पहले तक, ये उस पर निर्भर करेगा। पहली बात तो ये है कि आज ही ये कह देना कि किसी विधायक का टिकट कट रहा है, ये उचित नहीं है। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, उचित नहीं है, कुछ नहीं। वो अंदर भी जो कह रहे थे गलत कह रहे हैं, मैं तो मानता हूँ, जो इस बात को इस तरह से बात ले जा रहे हैं। हमारे पास जो सर्वे आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। और ये सर्वे का क्रम लगातार चलता रहता है, विभिन्न स्तरों पर चलता है, विभिन्न एजेंसियों के साथ चलता है। तो अलग अलग एजेंसियों की अलग अलग फाइंडिंग्स होती हैं। मतलब ये मान लो जो पुराने चेहरे हैं वो पूरे रिपीट होंगे सारे? रिपीट होंगे या नहीं होंगे, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि चेहरे कट रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना 2-3 महीने पहले वहाँ क्या सिचुएशन होगी उस समय बात होगी। आज की डेट में कोई टिकट नहीं कट रहा है। हमारे सिटिंग विधायक हैं, ये मान के चलना चाहिए कि वो लोग आगे चुनाव लड़ेंगे, और अगर कोई कमी पेशी है तो अभी इतना समय है कि वो चीजों को ठीक कर सकते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी 2 बार का कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लिहाजा 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। ऐसे में इन विधायकों को जल्द अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करना होगा। यदि नहीं किया तो पार्टी हाईकमान माननीयों का टिकट काटने से परहेज नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाना बखूबी जानती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर आखिर कौन साजिश रच रहा है? प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के पीछे आखिर कौन पड़ा है? ये सवाल अब सियासी गलियारों में तैरने लगे हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए गणेश गोदियाल इस कदर भावुक हो गए मानो वो अंदर से टूट गए हों। उन्होंने कहा कि वो कई महीने से मानसिक तौर से परेशान चल रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस के भीतर गणेश गोदियाल के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है? आखिर कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड कांग्रेस में कौन रच रहा साजिश? गणेश गोदियाल के खिलाफ कौन है साजिश करता? आंसू के जरिए गोदियाल की छल की पीड़ा, कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? मुझे ज्यादा मत पूछिए, मैं भावुक हो जाऊंगा। मैं उतने दिनों से सो नहीं पाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की आंखों से छलकते ये आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। पार्टी के मजबूत नेता कहलाने वाले गणेश गोदियाल यूं ही नहीं रो पड़े। ये गोदियाल की पीड़ा है जिसे महीनों से उन्होंने अपने भीतर छुपा कर रखा, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर पहुंचा तो वो अपना दर्द और टीस छुपा न सके। मीडिया के सामने गणेश गोदियाल रो पड़े। उन्होंने कहा कि जैसी स्थिति पैदा की गई है ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। गणेश गोदियाल ने कहा कि इन सब के पीछे साजिश रची गई है। मैंने जो मेरे पे आरोप लगे, मैंने कभी उन आरोपों को मैं सोच नहीं सकता हूँ। हाँ, ये ठीक है, कहा गया कि उनके घर में मंगलवार को चिकन बना था, ये बना था, वो बना था। भाई हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ मंगलवार को पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, मंगलवार शनिवार को ही होती है। मेरे घर में मेरे परिवार के लोग नहीं सो पाए। हमने ज़िंदगी में इस तरह की स्थिति को कभी फेस नहीं किया, और इसके पीछे निश्चित रूप में साजिश है। निश्चित रूप में मैं भावुक आदमी हूँ, मत छेड़िए मुझे।
और ठीक है, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने बहुत जल्दी पर्दाफाश कर दिया। कांग्रेस के भीतर रची जा रही साजिश को लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने उस बयान को देखा मैंने, लेकिन मेरी समझ से वो जो कहा उन्होंने वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात वही कहेंगे, लेकिन कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आंसू और साजिश वाला बयान कई सवाल खड़े करता है। सवाल है कि कांग्रेस में आखिर कौन साजिश रच रहा है? गणेश गोदियाल का इशारा आखिर किसकी तरफ है? कौन है जो गणेश गोदियाल को पद से हटाना चाहता है? दरअसल बीते दिन पहले उत्तराखंड में ठगी का एक मामला सामने आया। भावना पांडे ने दावा किया कि ठग ने उनसे 25 लाख रुपए ऐंठ लिए। ये रकम किस बात के लिए ली गई और पर्दे के पीछे कौन है, इस पर अब तक भी सस्पेंस बना हुआ है। हाल के दिनों में ही भावना पांडे ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ मोर्चा खोला था और कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। अब यूं गणेश गोदियाल का बड़ा खुलासा करना कि उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो कौन है जो गणेश गोदियाल के खिलाफ साजिश रच रहा है? क्या वो पार्टी के भीतर ही है या फिर बाहर का कोई और शख्स है? यदि साजिशकर्ता पार्टी के भीतर ही बैठा है तो ये पार्टी के लिए बड़े खतरे की घंटी है और इस बात पर मुहर है कि गणेश गोदियाल मजबूत हो रहे हैं, तभी उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और उन्हें पद से हटाने के लिए ये कसरत की जा रही है। लेकिन पार्टी के भीतर पैदा हुई ये स्थिति 2027 चुनाव के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चंपावत जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां हथियार के बल पर 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि वो बीमार है और इलाज के लिए अपनी बेटी के साथ जिला मुख्यालय गए थे, लेकिन 5 मई शाम बेटी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने इसकी खोजबीन शुरू की। देर रात करीब 1:30 बजे उसका फोन आया, जिसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसी के आधार पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने खोजबीन शुरू की। बुधवार सुबह करीब 4 बजे वो खाली पड़े घर में रस्सी से बंधी मिली। बता दें कि घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। उधर पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सल्ली क्षेत्र में एक लड़की जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने गई थी वो मिस हो गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली का फोर्स रवाना हुआ मौके पर और लड़की की खोजबीन में लग गया। उसी दौरान एक दूध डेयरी के पास एक कमरे में लड़की की बरामदगी हुई। लड़की को बरामद कर उसको सकुशल लाया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसको हमारे द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया गया। साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर वर्तमान में अभियोग पंजीकृत की कार्रवाई प्रचलित है। वहीं चंपावत गैंगरेप मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि 10वीं की छात्रा के साथ 3 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, जिसमें एक आरोपी बीजेपी नेता बताया जा रहा है। मामले में गणेश गोदियाल ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, जिलाधिकारी एवं एसपी एसएसपी चंपावत कृपया ध्यान दें। मुझे चंपावत से 3-4 लोगों के अभी फ़ोन आए कि चंपावत में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक घटना सामने आ रही है, जिसमें एक अवयस्क बालिका के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। ये भी बताया गया फ़ोनकर्ताओं के द्वारा कि पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और चूंकि मामला ये है कि इसमें भी भाजपा का कोई पदाधिकारी शामिल है, इसलिए पुलिस एफआईआर करने से बच रही है। तो पुलिस कृपया उत्तराखंड की जनता को लक्ष्य माने कि हमें इनका हित करना है। राजनीतिक नेताओं का हित अहित छोड़ दीजिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि राजनीतिक नेताओं के लिए काम करना बंद करें पुलिस। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुई बीजेपी की जीत पर रुद्रपुर में भी जश्न मनाया गया। रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर मेयर विकास शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल सहित दूसरे राज्यों में बीजेपी का जनाधार बढ़ा है और इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता विकास और सुशासन की राजनीति पर विश्वास करती है। वहाँ दुर्गा पूजा करना भारी हो गया था, वहाँ भगवान राम की बारात निकलना भारी हो गया था। आप देख रहे हैं किस प्रकार माँ दुर्गा, माँ काली का वो जो पवित्र शक्तिपीठ है, माँ काली स्वयं जाकर
उन्होंने हमारी बहनों के अंदर, हमारी मातृशक्ति के अंदर जो ताकत भरी, जो उनको हिम्मत दी हमारी बहनों को, उन बहनों ने इस देश के अंदर परिवर्तन लाने का काम किया। हमारी बहनों ने जिस प्रकार से ममता दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया, जो लगातार पिछले 15 सालों से वहाँ पर हमारे लोगों का शोषण कर रही थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद नई टिहरी के घनसाली पहुंचे दर्शन लाल आर्य का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दर्शन लाल आर्य ने कहा कि उनका बीजेपी से जुड़ाव पहले से रहा है और वो किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि संगठन और राष्ट्र हित में पार्टी में सक्रिय हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी उसे वो भरपूर तरीके से निभाएंगे। नीचे से हमारे काफ़ी लोग, जो हमारे डोई वाला क्षेत्र है वहाँ के जो हमारे बीजेपी के जो सीनियर लोग हैं वो भी साथ में आए हैं। और यहाँ पे इस सीज़न में क्या है कि शादियाँ बहुत है, हर गांव में कम से कम 3-3 4-4 शादियाँ हैं। और हमारा भी कुछ प्रोग्राम है ऐसा कि नीचे हमने कुछ काम करना है पार्टी की तरफ से, इसलिए हम आज आए हैं। और आज ही हम लोग जो है ना यहाँ से वापस भी होंगे और फिर दोबारा हम सब लोग जो है क्षेत्र में सबसे मिलके और फिर घनसाली में कार्यक्रम करेंगे, ताकि हमको भारतीय जनता पार्टी को ना आगे बढ़ाना है। भूमाफिया पर सख्ती के बावजूद देहरादून में जमीन माफिया के मकड़जाल में सरकारी सिस्टम फंसता जा रहा है। रजिस्ट्री का खेल अब करोड़ों रुपए की स्टाम्प चोरी का मामला बनता नजर आ रहा है। विकास नगर में इस बार मामला छोटा नहीं बल्कि भूमाफिया के बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। देहरादून डीएम सवीन बंसल ने जब छापेमारी की तो कई अनियमितताएं उजागर हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। भूमाफिया पर सख्ती, फिर भी फैल रहा जमीन माफिया का नेटवर्क। दून डीएम ने की छापेमारी, उजागर हुई कई अनियमितताएं। मकड़जाल में फंसता जा रहा सरकारी सिस्टम। भूमाफिया सरकारी जमीन को लगा रहे ठिकाना। उत्तराखंड की धामी सरकार भूमाफिया पर नकेल कसने के लिए समय समय पर एक्शन लेती रही है। बावजूद इसके जमीन माफिया बड़ा खेल खेलने में लगे हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब देहरादून डीएम सवीन बंसल ने विकास नगर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। छापेमारी के दौरान जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कई अनियमितताएं पाई। दरअसल दून में जमीन और रजिस्ट्री का खेल अब करोड़ों रुपए की स्टाम्प चोरी का मामला बनता जा रहा है। विकास नगर में इस बार मामला छोटा नहीं बल्कि संगठित जमीन माफिया के बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। डीएम सवीन बंसल की छापेमारी के बाद सामने आए तथ्य ये बता रहे हैं कि झाझरा, सहसपुर और सेलाकोई इलाके में प्लान करके औद्योगिक भूमि को आवासीय दिखाकर करोड़ों रुपए के स्टाम्प शुल्क चोरी की गई। रजिस्ट्री जो एक महत्वपूर्ण अंग है, न सिर्फ हमारे सरकार के लिए आय अर्जन का, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी है जिससे हम आगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसी में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की कंप्लेंट्स अक्सर मिलती हैं। हम कहीं पर कैंप्स करते हैं, जन दर्शन में या इंस्पेक्शंस में, कि या तो जो प्रतिबंधित हमारे खसरे हैं वहाँ पर रजिस्ट्रीज हो रही हैं फ्रॉडुलेंट वे से, जिनको हम लैंड फ्रॉड्स बोलते हैं। लैंड फ्रॉड्स का सोर्स भी हमारा रजिस्ट्री से ही शुरू होता है। और थर्डली हमारे कर अपवंचन के जितने भी मामले हैं, क्या वो सारे रेफ़र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं फॉर रिकवरी। तो उसी के दृष्टिगत ये हमारे निरीक्षण का दौर जारी है। पूर्व में भी ऐसे कई रेगुलेटरीज हमारे रजिस्ट्रार ऑफिसेज में मिली हैं और उसमें कड़ी कार्रवाई की गई है। आज हमारे जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो हमारी टीम ने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स सीज कर लिए हैं और उसके मेमोज तैयार किए जा रहे हैं। और जो उनको और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर संबंधित अधिकारियों से लिखित रूप में लिए जाएंगे। तत्पश्चात जो हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी उससे हम शासन को अवगत करवाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ कुछ गड़बड़ियों का मामला नहीं है बल्कि पूरा नेटवर्क एक्टिव है, जिसमें जमीन माफिया, बिचौलिए और सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोग मिलकर खेल कर रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि बड़े भूखंडों को पहले कागजों में छोटे छोटे प्लॉट पे तोड़ा गया, फिर उन्हें आवासीय बताकर रजिस्ट्री करा दी गई ताकि स्टाम्प शुल्क कम लगे और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुँचाया जा सके। गौर करने वाली बात तो ये है कि कई मामलों में बिना भूमि श्रेणी सत्यापन, बिना अनुमति और बिना पूरा स्टाम्प शुल्क जमा किए सीधे रजिस्ट्रेशन कर दिए गए।
बता दें कि जांच के दौरान कई फाइलों में गंभीर कमियां पाई गई हैं। कुछ मामलों में पुराने दस्तावेज गायब मिले, जबकि कई रजिस्ट्रियां संदिग्ध परिस्थितियों में पास की गई। ये भी संकेत मिले हैं कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बाहरी लोगों की भूमिका रही, जो पूरे प्रोसेस को चला रहे थे। शुरुआती जांच में साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि प्लान तरीके से किया गया भ्रष्टाचार है और बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर रजिस्ट्रियां मुमकिन नहीं हो सकती। यही वजह है कि प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। विकासनगर में सामने आया स्टाम्प घोटाला महज एक मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। ऐसे में देखना होगा कि जांच में क्या इस बार सिर्फ छोटे मोहरे फंसेंगे या फिर बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगों से जुड़े मामले में राज्य सरकार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा 2 मुख्य आरोपियों को दी गई डिफॉल्ट जमानत को रद्द कर दिया है और आरोपियों को 2 हफ्तों में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। उधर पुलिस ने भी इस मामले में जांच तेज कर दी है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ सिटी अमित सैनी के अलावा हल्द्वानी कोतवाल और बनभूलपुरा थाने को विस्तृत जांच सौंपी गई है। वहीं पुलिस अब सर्विलांस और वीडियो फुटेज के आधार पर दंगा और उपद्रव करने वाले लोगों की दोबारा पहचान कर रही है। एसएसपी ने साफ कर दिया है कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड राज्य का अभियोजन विभाग, गृह विभाग और उत्तराखंड राज्य और पुलिस मुख्यालय का सम्यक विचारोपरांत एक एसएलपी दायर कर ली गई। इस आदेश के अपील में एसएलपी जो अपील में दायर करी गई है, इसको उत्तराखंड राज्य का सीनियर काउंसिल्स श्री जितेंद्र सेठी और डीएजी है और आशुतोष शर्मा जी है, वो जो एओआर है, उन सब ने सरकार का और उत्तराखंड राज्य का पक्ष बहुत मजबूत तरीके से रखा। हमें जानकारी में आई है कि हाल ही में एक ऑर्डर मिला है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर हुआ है, जिस पर जो है ये जो जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब का जो ग्रांट किया गया बेल है, उसको खारिज करते हुए उनको 2 हफ्ते के अधीनस्थ जो है तत्काल जो है जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है। निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन जो है प्रोसीड करने के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अच्छी एक पहल है, साबित हो सकती है। रुड़की में एआरटीओ जितेंद्र चंद ने एआरटीओ कार्यालय के बाहर सक्रिय दलालों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की। बता दें कि छापेमारी के दौरान उन्होंने कई संदिग्धों से पूछताछ की। वहीं एक सीएससी सेंटर पर जरूरी सरकारी दस्तावेज मिलने पर उसे सील भी किया गया। इस मौके पर एआरटीओ जितेंद्र चंद ने कहा कि कार्यालय के बाहर काफी वक्त से दलालों के सक्रिय होने की शिकायत मिल रही थी। डीलर जनता को गुमराह कर अवैध वसूली कर रहे थे, जिस पर एक्शन लिया गया है। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। हमने एक सीएससी सेंटर को हमने सीज किया है, उसके जो हम डॉक्यूमेंट्स जो भी थे हम लोगों ने उनको जब्त किया है, हमने उनके लैपटॉप्स को भी जब्त किया है और उनके हम लोगों को जो भी हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लगे जो कि अनाधिकृत हैं, उनको अभी हम मौका देंगे कि आज उनको अपना एक्सप्लेनेशन दे सकें, ताकि वो लोग, क्योंकि हमारे परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा जी के द्वारा भी ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि आरटीओ कार्यालय में जो काम हो लोगों की सुविधा पूर्वक हो, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसी के क्रम में हम लोगों ने जो दूसरी जगह हम लोगों ने छापेमारी करी है, उसमें हम लोगों ने एक आपका सेकेंड हैंड कार डीलर का शोरूम हमने पकड़ा है, क्योंकि उसमें अभी पहले फर्स्ट प्रिलिमिनरी राउंड में हमको जो पता चला है कि क्या पता उनके पास ट्रेड ना हो, क्यों ना हो, फीस नहीं कटी है, वो एक अलग बात है, जिसके लिए उनको एक ड्यू प्रोसेस में उनको मौका दिया जाएगा। एंड अगर वो ड्यू प्रोसेस में मौके में उनको वो अपना संतुष्टि हमको कर पाएंगे तो उनके डॉक्यूमेंट्स हम वापस कर पाएंगे। देहरादून में राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। सभी यूनिट धारकों को 30 मई तक हर हाल में अपनी ई-केवाईसी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बनाए मेरा ई-केवाईसी ऐप के जरिए अब बुजुर्ग और दिव्यांगजन घर बैठे ही प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक सफेद राशन कार्ड धारकों में 72% और पीले राशन कार्ड धारकों में 40% ई-केवाईसी अब तक पूरी हो चुकी है। केवाईसी के लिए जो है राज्य सरकार ने एक जो है एनआईसी के माध्यम से एक ऐप तैयार किया है। उस ऐप के माध्यम से घर पर बैठे जो भी कार्ड धारक छूटे हुए हैं, जो परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो अक्षम हैं चलने फिरने में या राशन की दुकान तक जाने में अक्षम हैं, वो लोग घर पे बैठे जो है अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने 30 मई तक का समय दिया है। तो जो जनपद देहरादून के समस्त कार्ड धारकों से मेरा अनुरोध है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, वो अपने घर बैठे ये जो है ये ऐप डाउनलोड करके और उस पर अपनी घर बैठे ई-केवाईसी कर लें।
देहरादून में वीर सावरकर संगठन ने धर्मांतरण को लेकर एसएसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर में कथित धर्मांतरण गतिविधियों को लेकर नाराजगी जताई। संगठन अध्यक्ष कुलदीप स्वेडिया ने आरोप लगाया कि देहरादून में धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में मामले की जांच कर कार्रवाई की जाए। आज हमारा यहाँ आने का उद्देश्य है कि देहरादून के अंदर धर्मांतरण ईसाइयों के माध्यम से बहुत तेज गति से चलाया जा रहा है। अब इन्होंने एक क्रिप्टो क्रिश्चियन के नाम से काम शुरू किया है, पहले से भी चल रहा है लेकिन अब उसको इन्होंने गति दी है। आप ये लोग क्या करते हैं कि नाम नहीं बदलते, अपनी जाति भी नहीं बदलते और ईसाई बन जाते हैं, और ईसाई बनने के बाद अपने ही हिंदू समाज को वही लोग ईसाई बना रहे हैं जो पूर्व में ईसाई बने हैं, वो भी असली ईसाई नहीं है। JW करके एक संस्थान इन्होंने खोला है जो जापान से और आपका यूरोप से संचालित है, और उसका एक कार्यालय देहरादून में भी खुला है। उसको ध्वस्त कराने की हमारी मांग है और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। उत्तराखंड एसटीएफ ने 13 फरवरी को हुई एसएससी परीक्षा के नकल कराने वाले गिरोह के मुख्य सरगना शुभम भटनागर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एसटीएफ की टीम ने आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने लैब से अभ्यर्थियों को रिमोटली नकल करवाता था। गिरोह के 2 सदस्यों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि आरोपी शुभम से पूछताछ में कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, देखिए, एसएससी की परीक्षा में जो है एक सेंटर पर यहाँ पर बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसमें वहाँ पर एक सर्वर लगाकर ऑनलाइन परीक्षा को जो हैक करके उसमें नकल कराने का शिकायत थी, जिस पर इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। जो ये सेंटर था, जो इसका ओनर था, जिसके द्वारा ये पूरे सेटअप किया गया था, उसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से की गई है। उससे पूछताछ में बहुत सारे अहम सुराग मिले हैं कि जिस पूरे सेंटर को सेटअप करने के लिए जो टेक्निकल चीज़ें चाहिए थी उसमें किसके किसके हाथ थे, तो उन जानकारी के आधार पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। यह भी जानकारी मिली कि अन्य जगहों पर भी इस तरह के सेंटर खोलकर भविष्य में ऑनलाइन परीक्षाओं में जो अन्य विभागों की होती है, खासकर सेंटर की परीक्षाओं को भी इस तरह से हैक करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसमें बहुत सारी जो उपयुक्त जानकारी मिली, इस पर हमारी टीमें आगे काम कर रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 7 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीएम धामी का तोहफा, 1 क्लिक में दी अप्रैल महीने की पेंशन। 111 करोड़ से ज्यादा धनराशि का किया भुगतान। उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों में जुटा इंडिया गठबंधन। देहरादून में हुआ नेताओं का संवाद, चुनावी रणनीति पर किया मंथन। चंपावत में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप, खाली घर में रस्सी से बंधी मिली नाबालिग, बीजेपी नेता पर लगे आरोप। वनभूलपुरा दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत हुई रद्द, आरोपियों को 2 हफ्तों में करना होगा सरेंडर।